सड़क पर तेज रफ्तार का सीधा सा मतलब है हादसे को न्योता देना। जैसा पंजाब के अबोहर में हुआ, पिकअप सवार ने सड़क पर एक झटके में 3 जिंदगियों को खत्म कर दिया। हादसे का खौफनाक वीडियो सामने आया। जो कि पिकअप चालक की डरावनी करतूत का सबूत है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई रिक्शा के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार दादी पोता और ई रिक्शा चालक की अगले ही पल सांसें थम गई, जबकि बहू और 1.5 साल की बच्ची को गंभीर चोटें आई हैं। पिकअप की रफ्तार पर ध्यान दीजिए। सड़क खाली थी, लेकिन पिकअप की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो अपनी लेन से दूसरी लेन पर आई और ई रिक्शा को उड़ा ले गई। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में लेकर ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से ऐसी तस्वीर आई है जिसको देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, जहां विकास नगर इलाके के पार्किंग में खड़ी हुई एक कार अपने आप चलकर पानी में समा गई। न सिर्फ चली बल्कि ऐसा दौड़ी कि सीधे नगर में जा समाई। इस कार में ना कोई ड्राइवर मौजूद था और ना ही कोई सवारी। एक रिजॉर्ट की पार्किंग में खड़ी कार कैसे इस रफ्तार से रिवर्स दौड़ी, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि कार को सही तरीके से पार्क नहीं किया गया था और कार में हैंड ब्रेक भी सही से नहीं लगे थे। खैर, ये तो जांच का विषय है। आप इस वीडियो को फिर से देखिए। भारी भरकम वजन वाली स्कॉर्पियो ने उल्टी दिशा में चलते हुए पहले सड़क को पार किया और फिर नहर में जा गिरी। यहाँ स्कॉर्पियो कुछ देर नहर में तैरी और फिर नहर के अंदर ही डूब गई। स्कॉर्पियो किसी जिला पंचायत सदस्य की बताई जा रही है। यूपी के कानपुर में मन्नत पूरी होने की खुशी पल भर में मातम में बदल गई। मुक्ता देवी धाम में दर्शन करने के लिए परिवार के साथ आया एक युवक पत्नी के सामने यमुना नदी में डूब गया। ये घटना कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा गांव में हुई। यमुना नदी में नहाते समय युवक गहराई में चला गया। यमुना के तेज बहाव में युवक फंस गया और डूबने लगा। पकड़ लो भैया, पकड़ लो। बउआ चले जाओ भैया। पत्नी अपने पति को आंखों के सामने डूबता देख बदहवास होकर उसे बचाने की गुहार लगाती रही। चले जाओ भैया, चले जाओ। अरे भैया चले जाओ, जल्दी चले जाओ, आगे चले जाओ। अरे दैया धोती छोड़ दी ने। जब तक घाट पर मौजूद लोग उसे बचाने गए, युवक की सांसें थमी और उसकी मौत हो गई। बाद में गोताखोरों ने युवक का शव नदी से निकाला, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। तेज रफ्तार को लोग स्टाइल और रोमांच की पहचान मानते हैं, लेकिन यही रफ्तार जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो फिर कई बार बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। एक ऐसा वीडियो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से सामने आया, जहां एक तेज रफ्तार पिकअप पलट गया। तेज रफ्तार पिकअप अचानक बेकाबू हुआ और सड़क के किनारे पलट गया। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पलटने के बाद पिकअप 180 डिग्री तक घूम गया। कुछ देर पहले का वीडियो देखिए। पिकअप अपने लेन में चल रहा था, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ा और यह हादसा हो गया। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस जगह हादसा हुआ वहां से एक शख्स गुजर रहा था। हादसे के बाद ना तो वो रुका और ना ही घूमा, बल्कि बेखबर चलता रहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बताया गया कि इस हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। जरा सी लापरवाही स्कूटर सवार शख्स पर कैसे भारी पड़ गई। घटना गुजरात के राजकोट से सामने आई, जहां बेकाबू कार ने सड़क पार कर रहे स्कूटर सवार को उड़ा दिया। टक्कर मारने के बाद कार भी दुर्घटनाग्रस्त हुई। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। कार तेजी से आई और सड़क पार कर दूसरी तरफ जा रहे स्कूटर सवार को ठोक दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटर सवार शख्स हवा में उछला और करीब 20 मीटर दूर जाकर गिरा, जबकि स्कूटर के परखच्चे उड़ गए। स्कूटर सवार की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक ही तरफ देखकर सड़क पार कर रहा था और जब तक नजर दूसरी तरफ से आ रही कार पर पड़ी तब तक काफी देर हो चुकी थी। टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित हो गई। कार सड़क से उतरी और किनारे लगे खंभे से टकराकर रुक गई।
इस हादसे में स्कूटर सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी की राजधानी लखनऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू डंपर ने कई वाहनों को टक्कर मारी और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए, जबकि कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सड़क पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था। तभी अचानक एक तेज रफ्तार डंपर नियंत्रण खो बैठा। सड़क पर एक बस खड़ी थी और उसके पीछे कई ऑटो वाले सवारियों को बैठा रहे थे। ठीक उसी समय बेकाबू डंपर आया और एक साथ कई वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक ऑटो कई बार पलटते हुए दूर जाकर गिरा। कई अन्य गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों के मुताबिक डंपर की रफ्तार ज्यादा थी, जिस पर ड्राइवर का कंट्रोल नहीं रहा और ये हादसा हो गया। जंगल की दुनिया कब रोमांच को खौफ में बदल दे, इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता। गुजरात के मशहूर गिर नेशनल पार्क में घूमने पहुंचे पर्यटकों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जिसे वो शायद ही कभी जिंदगी में भूल पाए। क्योंकि पर्यटकों की आंखों के सामने शेरनी ने शिकार कर दिया। शेरनी ने 1 मिनट से भी कम समय में शिकार को अपने जबड़े में दबोचा और शेर के साथ मिलकर शिकार को अपना निवाला बना लिया। तस्वीरों को जरा शुरुआत से देखिए। सफारी जीप के पीछे शेरनी दबे पांव आई। शिकार से छिपने के लिए वो जमीन पर लेट गई और अगले ही पल शिकार पर झपट्टा मार दिया। पर्यटक ये नजारा बेहद करीब से देख रहे थे और कई लोग चुपचाप कैमरे में इसे रिकॉर्ड करते नजर आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सफारी वाहन के इतने करीब शेरों का लाइव शिकार करना काफी दुर्लभ माना जाता है। सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार बाइक और एक मासूम बच्चा आमने सामने आ जाते हैं और पल भर में सब कुछ बदल जाता है। ये मंजर इतना भयानक है कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि बच्चा और बाइक सवार दोनों ही कई फीट तक सड़क पर घसीटते चले गए। माहौल पल भर में चीख पुकार में बदल गया। हादसे से कुछ ही सेकंड पहले तक सड़क पर सामान्य ट्रैफिक चल रहा था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे और अचानक ये टक्कर हो गई। टक्कर से पहले बच्चा सड़क की तरफ बढ़ा तो एक तरफ का ट्रैफिक देखा और उसे सुरक्षित समझकर सड़क पार करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक बच्चे की नजर से छूट गई और देखते ही देखते जोरदार टक्कर हो गई। बाइक पर सवार महिला और पुरुष भी इस हादसे में सड़क पर गिरकर घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया। वायरल वीडियो किस शहर का है फिलहाल पता नहीं चल पाया है। दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और बीजेपी नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का आज सुबह निधन हो गया। फिलहाल उनकी मौत की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। प्रतीक यादव के घर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से थोड़ी देर पहले प्रतीक यादव के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शोक संतृप्त परिवार वालों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। प्रतीक को आज सुबह लखनऊ में उनके घर के किचन एरिया में बेहोश पाया गया। सूचना मिलने पर सिविल अस्पताल से डॉक्टरों की एक टीम घर पहुंची तो प्रतीक के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। चिकित्सकों ने उनके वाइटल्स की जांच की, डेथ डिक्लेयर किया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पंचनामा किया गया और फिर प्रतीक के शव को KGMU भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टर से रहमतुल्लाह लेके डिस्चार्ज भी हुए। पोस्टमार्टम करने वाली टीम में 2 डॉक्टर KGMU और 4 CMO के तरफ से शामिल हुए। प्रतीक यादव की मौत अब कई सवालों और अलग अलग दावों के बीच उलझती नजर आ रही है। आखिर सच क्या है,
बीमारी, लापरवाही या फिर कोई और वजह? क्योंकि एक मौत और 3 अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं। पहली थ्योरी, प्रतीक यादव के दोस्त का दावा है, उनका यह कहना है कि प्रतीक पूरी तरह से स्वस्थ थे, उन्हें कोई भी बीमारी नहीं थी। दूसरी थ्योरी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें डॉक्टर्स कह रहे हैं कि संभव है कि फेफड़ों से जुड़ी हुई गंभीर बीमारी के चलते ब्लड क्लॉटिंग होने से उनकी जान गई हो। तीसरी थ्योरी प्रतीक के करीबियों की, उन पर शक, जो ये उनकी मौत को सामान्य मौत का नहीं मान रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। चौथी थ्योरी है, कहा यह जा रहा है कि कारोबारी घाटे के तनाव ने मानसिक दबाव काफी बढ़ा दिया था। हालांकि प्रतीक यादव की मौत का सच विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। प्रतीक यादव के जिम पार्टनर ने बड़ा खुलासा किया है। स्वप्रेश पांडे ने बताया कि मंगलवार देर रात भी प्रतीक को अस्पताल ले जाया गया था। रात में मतलब तबीयत गड़बड़ हुई तो जो है तब सिविल हॉस्पिटल लाया गया, फिर उसके बाद यहाँ लाया गया। ट्रीटमेंट हुआ है, कुछ गिर गए, स्लिप हो गया पैर वैर, कुछ चोट लगी थी अंदरूनी। स्वप्रेश के बयान की पुष्टि अभी तक न तो अस्पताल प्रशासन ने की है और न ही पुलिस ने। इस बीच समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने भी बड़ा बयान दिया है और मामले की जांच की मांग की है। हमने कहा कि मौत क्यों हुई, क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कुछ भी कारण हो सकता है, उनको पॉइजन दिया गया हो। हाँ, लोग ये कह रहे हैं कि उनके शरीर पर चोट के निशान भी हैं। यहाँ सैकड़ों लोग हैं, वो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप ये मांग करिए कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि प्रतीक की बॉडी नीली पड़ गई थी, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था। बॉडी जो है ऐसा बताया जा रहा है कि शरीर कुछ नीला जैसा, या क्या था? ऐसी कोई सूचना मेरे को नहीं है। मैं 6:15 पे आया, बॉडी उस समय माचुरी की तरफ भेजी जा चुकी थी। डॉक्टरों की टीम में प्रतीक के हार्ट और विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है ताकि मौत की असल वजह का खुलासा हो सके। कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव की गंभीर बीमारी ने ही उनकी जान ले ली। आखिर प्रतीक यादव को ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी मौत होने की बात कही जा रही है? लेकिन डॉक्टर से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव को पल्मोनरी एम्बोलिज्म की बीमारी थी। ये फेफड़ों से जुड़ी हुई एक बेहद गंभीर और जानलेवा बीमारी मानी जाती है। इस बीमारी में फेफड़ों की नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। इन थक्कों की वजह से शरीर में खून का सामान्य बहाव रुकने लग जाता है और अगर वक्त रहते इलाज ना मिले तो फिर खून का थक्का बनना जानलेवा साबित हो सकता है। 38 साल की उम्र में प्रतीक यादव की अचानक हुई मौत अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि कई सवालों और चर्चाओं का केंद्र बन गई है। समाजवादी परिवार से जुड़े इस नाम को लेकर जहां मौत की वजहों पर चर्चाएं तेज हो रही हैं, तो वहीं उनकी निजी जिंदगी भी एक बार फिर सुर्खियों में आ गई है। शांत स्वभाव, राजनीति से दूरी और कैमरे की चमक से अलग रहने वाले प्रतीक यादव पिछले कुछ महीनों में सुर्खियों के केंद्र रहे। फिटनेस और बिजनेस की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले प्रतीक यादव अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में थे। पत्नी अपर्णा यादव के साथ रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आई और फिर सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट दिखाई दिए जिसमें नाराजगी, टूटन और तलाक तक के संकेत नजर आए। इन पोस्ट ने राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी। हालांकि बाद में अकाउंट हैक होने की बात कही गई और फिर एक तस्वीर ने माहौल बदल दिया। तस्वीर में प्रतीक और अपर्णा साथ नजर आए और कैप्शन था ऑल इज गुड। इसके बाद लगा जैसे विवाद थम चुका है, जिंदगी फिर सामान्य हो रही है। लेकिन अब प्रतीक यादव की अचानक मौत की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है। प्रतीक यादव की मौत के बाद अब सवाल लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हर सवाल एक नई आशंका को जन्म दे रहा है। आखिर बीती रात प्रतीक के साथ क्या हुआ था और किन परिस्थितियों में प्रतीक यादव की जान गई है? तो पहला सवाल यह है कि आधी रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही घंटों में सब कुछ बदल गया? प्रतीक यादव के आखिरी पलों को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल, क्या प्रतीक यादव लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे या फिर उनकी खराब तबीयत की बात अब मौत के बाद सामने लाई जा रही? तीसरा सवाल, क्या कारोबार में नुकसान प्रतीक यादव पर भारी दबाव बना रहा था? क्या आर्थिक परेशानियां उनकी जिंदगी में तनाव की एक बड़ी वजह बन चुकी थी? अगला यानी चौथा सवाल ये कि क्या प्रतीक यादव किसी ऐसे दबाव में तो नहीं थे जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी, कोई भनक तक नहीं लगी, या फिर उनकी मौत के पीछे कोई ऐसी कहानी जो अब धीरे धीरे सामने आ रही है? और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। फेफड़ों में खून के थक्के जमने का जिक्र किया गया इस रिपोर्ट में। मौत से पहले चोटों का भी जिक्र इस रिपोर्ट में है। 3 चोट के निशान जो 5 से 7 दिन पहले के बताए जा रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक।
और 3 चोट के निशान ऐसे भी हैं जो 1 दिन पहले के हैं। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई अहम खुलासे, जिसमें चोट के निशानों का जिक्र है और कुछ चोट जो 5 से 7 दिन पहले की है और कुछ जख्म ऐसे हैं जिनके निशान 1 दिन पहले के बताए जा रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। गर्मी से राहत देने वाला एसी अगर डर की वजह बन जाए तो सोचिए कि क्या होगा। गुजरात के वलसाड से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। यहां एक घर के अंदर एसी में सांपों का तहखाना मिला। वलसाड के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसी के अंदर एक सांप दिखा। इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत सांप पकड़ने वाले को बुलाया। सांप को एसी से बाहर निकालने की कोशिश ही हो रही थी कि उसके अंदर सांपों का तहखाना दिखा। एसी के अंदर 1-2 नहीं बल्कि 3 सांप छिपे थे। इसकी भनक लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। सांप पकड़ने वालों ने बड़ी सावधानी से एक-एक कर तीनों सांपों को बाहर निकाला और उन्हें जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। दरअसल भीषण गर्मी और उमस भरे मौसम में केवल इंसान ही नहीं बल्कि रेंगने वाले जीव भी ठंडक की तलाश में रहते हैं और सांप अक्सर ऐसी जगहों की खोज करते हैं जहां उन्हें ठंडक मिल सके। अच्छी बात ये रही कि इस घटना में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। गर्मी का मौसम है लेकिन कई जगहों पर धूल भरी आंधी और बारिश भी हो रही है। यूपी के उन्नाव से एक ऐसा वीडियो सामने आया जहां तेज आंधी में नीम का एक पेड़ कार के ऊपर गिर गया। आंधी इतनी भयानक थी कि नीम का ये पेड़ अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सका और बगल में खड़ी हुई वैगनार पर गिर पड़ा। आंधी को देखते ही लोग सड़क छोड़कर भागते दिखे। नीली टी शर्ट पहने हुए एक शख्स इसी जगह से भाग रहा था और उसके निकलने के तुरंत बाद ये पेड़ कार पर गिर गया। लोगों को इस पेड़ के गिरने का एहसास पहले ही हो गया था, जिसके चलते उन्होंने मोबाइल में इस हादसे को रिकॉर्ड किया जो अब वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने देश के लोगों से अपील की है कि पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसका असर भी दिखना शुरू हो गया है। खुद प्रधानमंत्री ने अपना काफिला छोटा कर दिया है और गृह मंत्री अमित शाह भी इसका समर्थन कर रहे हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है। जिस प्रधानमंत्री के काफिले में कल तक दर्जनों गाड़ियां चल रही थी, अब उसी प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां चलती हुई दिखाई दे रही हैं। बताया जा रहा है कि जल्द ही पीएम मोदी के काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाएगा, जिससे पेट्रोल डीजल की खपत कम होगी। इस तरह की कटौती गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में भी नजर आई। अमित शाह के काफिले में पहले जहां 10 से ज्यादा गाड़ियां होती थी, वो अब सिर्फ 4 गाड़ियां ही दिखाई दी। पीएम की तरह गृह मंत्री के काफिले में भी जल्द ईवी गाड़ियों का बेड़ा नजर आएगा। पीएम मोदी की अपील पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं। अधिकतर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम कर दी है, जिसकी तस्वीरें भी सामने हैं। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला है, जिसमें 10 की जगह अब सिर्फ 5 गाड़ियां ही नजर आई। इसी तरह मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले में 13 की जगह सिर्फ 8 गाड़ियां दौड़ रही हैं। सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों से भी इसी तरह की कटौती की अपील की। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का काफिला जब दिल्ली के लिए रवाना हुआ तो एयरपोर्ट के रास्ते में सिर्फ 5 गाड़ियां ही नजर आई। इससे पहले सीएम के काफिले में 12 से ज्यादा गाड़ियां चलती थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो भी अपने काफिले में 50% की कटौती करेंगे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस, सरकारी बैठकों और सेमिनार को वर्चुअली कराने पर जोर दिया। सीएम योगी ने मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि सप्ताह में 1 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और हफ्ते में 1 दिन नो व्हीकल डे का आयोजन किया जाए, जिसमें सरकारी कर्मचारी, स्कूल, कॉलेजेस को भी शामिल किया जाए। बीजेपी और एनडीए के कई नेता पीएम की अपील को सफल बनाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कोई इलेक्ट्रिक कार की सवारी कर रहा है तो कोई मेट्रो में सफर करके पेट्रोल डीजल की खपत को कम करने का मैसेज दे रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ईवी गाड़ी की सवारी करते दिखे, साथ ही काफिले में गाड़ियों की संख्या की कटौती भी की गई। मुख्यमंत्री गाड़ियों की संख्या घटा रहे हैं तो मंत्री कुछ अलग करके पीएम की अपील को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने मेट्रो से सफर किया और जरूरत पड़ने पर ही गाड़ी के इस्तेमाल की बात कही। इसी तरह यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मेट्रो और नमो भारत ट्रेन में सफर करते हुए दिखाई दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए मंत्री नई दिल्ली से मेरठ पहुंचे। पीएम मोदी की अपील का असर राज्यपालों पर भी दिख रहा है।
गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऐलान किया कि वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट की बजाय ट्रेन और बस में सफर करेंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में औरंगाबाद के प्रधान न्यायाधीश साइकिल से कोर्ट पहुंचे और पीएम की अपील का समर्थन किया। महाराष्ट्र के नासिक से सामने आए टीसीएस धर्मांतरण केस में संभाजी नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने एआईएमआईएम के पार्षद मतीन पटेल के घर और कार्यालय को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। दरअसल मतीन पटेल ने कॉर्पोरेट जिहाद मामले में आरोपी निदा खान को अपने घर में पनाह दी थी और माना जा रहा है कि इसी वजह से मतीन पटेल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन हुआ। जिस घर में नासिक धर्मांतरण केस की आरोपी निदा खान रुकी थी, उस घर को संभाजी नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल के कार्यालय पर भी बुलडोजर गरजा और कार्यालय को भी ढहा दिया गया। आपको बता दें कि नासिक टीसीएस धर्मांतरण केस में एआईएमआईएम पार्षद अब्दुल मतीन पटेल को भी सह आरोपी बनाया गया, जिसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। हालांकि कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब निगम के अधिकारी और पुलिस टीम बुलडोजर लेकर पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और संविधान की प्रतियां भेंट कर विरोध जताया। हालांकि प्रशासन ने बिना किसी दबाव के काम किया और मतीन पटेल के अवैध घर और ऑफिस को गिरा दिया। यूपी के कानपुर में एक महिला ने मनचले को जमीन पर पटक पटक कर मारा। बताया गया कि मां के साथ जा रही एक बेटी को मनचले ने छेड़ दिया था, जिसके बाद मां का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने मनचले को बेटी के साथ छेड़खानी करते देखा तो उसे जमीन पर पटक दिया। महिला ने चेतावनी दी कि बच्ची को हाथ लगाया तो उसे छोड़ेगी नहीं। युवक रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन महिला इतने गुस्से में आ गई कि उसे लात, घूसा, चप्पल, जूता जो मिला उससे मारा। आसपास मौजूद लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव नहीं किया। हालांकि कुछ देर बाद युवक मौका पाकर वहां से भाग गया। अब बात 22 लाख छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई करते हैं। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नासिक से गिरफ्तार आरोपी शुभम ने पूछताछ में कई बड़े राज उगले। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शुभम ने कथित तौर पर नीट पेपर को अपने पास रखने की बात को स्वीकार कर लिया। शुभम ने बताया कि उसने अहिल्यानगर से पेपर की कॉपी हासिल की थी। इसके बाद वो पेपर लेकर पुणे गया। पुणे से लीक पेपर की कॉपी लेकर नासिक आया। परीक्षा से 3 दिन पहले वो नासिक पहुंच गया था। पूछताछ में शुभम ने यह भी बताया कि वो पेपर लेकर सड़क मार्ग से यात्रा कर रहा था। नासिक पहुंचने के बाद उसने पेपर हरियाणा के एक व्यक्ति को सौंप दिया और फिर वही व्यक्ति पेपर लेकर हरियाणा आया और फिर पेपर के कई सेट छपवाए गए और फिर यही सेट उसने लाखों रुपए में बेचे। देखिए, क्योंकि नासिक के शुभम ने ही नीट पेपर को लीक कराने में बड़ी भूमिका निभाई है, इसीलिए नासिक पुलिस की टीम आरोपी शुभम खैरनार की कुंडली खंगालने में जुटी हुई है। नीट पेपर लीक मामले की तह तक जाने के लिए नासिक पुलिस की एक टीम वहां पहुंची, जहां आरोपी शुभम खैरनार रहता है। क्योंकि पुलिस को जानकारी मिली कि जिस कमरे में शुभम रहता है वहां और भी कई युवक रहते हैं, इसीलिए पुलिस ने बिना देर किए उस घर की छानबीन की और शुभम के रूममेट से बात की। हालांकि शुभम के रूममेट से पुलिस को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिली। रूममेट वो खासगी प्राइवेट नौकरी करता है, उसको इस बारे में कुछ पता नहीं है। सीबीआई की टीम ने नासिक क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचकर आरोपी शुभम खैरनार को अपनी हिरासत में ले लिया है। शुभम से पूछताछ करने के बाद सीबीआई ने सुबह तड़के अहिल्यानगर में छापा मारा और धनंजय लोखंडे नाम के एक और व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि धनंजय ने शुभम को 10 लाख रुपए में पेपर बेचा था, जिसके बाद शुभम ने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया और 15 लाख रुपए में पेपर बेचा। क्योंकि शुभम ने पुलिस को यह बताया कि हरियाणा का एक व्यक्ति उससे पेपर लेने के लिए नासिक आया था, इसीलिए पुलिस ने तुरंत हरियाणा के गुरुग्राम में भी एक्शन शुरू किया। पुलिस ने शुभम के बयान के आधार पर हरियाणा के गुरुग्राम से एक डॉक्टर को हिरासत में लिया है। गुरुग्राम के खेड़ा कुरमपुर गांव में पुलिस ने जिस डॉक्टर को हिरासत में लिया उसका नाम यश बताया जा रहा है। यश MBBS की पढ़ाई कर रहा है और उस पर पेपर लीक कराने वाले गिरोह से मिला होने का शक है। जो यश नाम का शख्स है उसको फिलहाल यहाँ पर एसओजी की जो टीम है वो लेकर जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इस पूरे मामले में जांच की जा रही है कि जो फिलहाल नासिक से पेपर लीक हुआ है उसका गुरुग्राम से क्या संबंध है।
खबर है कि सीबीआई की टीम जल्द ही राजस्थान के सीकर में कोचिंग संस्थानों, हॉस्टल्स और कंसल्टेंसी एजेंसीज में छापेमारी करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि वो गैस पेपर सबसे पहले सीकर कैसे पहुंचा, जिससे ज्यादातर सवाल नीट परीक्षा के असली प्रश्न पत्र से मेल खा रहे थे। तो पेपर लीक मामले में अब कड़ियां जुड़ती जा रही, पूरा का पूरा सिंडिकेट निकलकर सामने आ रहा है। जयपुर से जो जांच शुरू हुई थी वो अब महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान समेत कई दूसरे राज्यों तक पहुंच गया है। अब आपको मैप ग्राफिक्स के जरिए डिटेल में समझाते हैं कि पेपर कैसे एक राज्य से दूसरे राज्य और एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा। देखिए, सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चोरी हुआ। इसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम में रहने वाले एक डॉक्टर के पास ये पेपर पहुंचा। फिर हरियाणा से पेपर राजस्थान के जयपुर लाया गया, जहां मास्टरमाइंड मनीष यादव को पेपर मिलता है। इसके बाद पेपर केरल भेजा जाता है। फिर उत्तर भारत में पेपर पहुंचता है, जहां जम्मू कश्मीर, बिहार और उत्तराखंड तक ये पेपर पहुंचाया जाता है और ये पेपर 30-30 लाख रुपए में बेचा जाता है। देखिए, जब से नीट पेपर लीक हुआ है, सबसे ज्यादा छात्र परेशान है। वो छात्र सबसे ज्यादा परेशान है जिन्होंने परीक्षा के लिए दिन रात एक कर दिया था और रात भर जागकर उन्होंने पढ़ाई की थी। छात्र अब इस इंतजार में बैठे हैं कि परीक्षा की नई तारीख कब आएगी। तो सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, छात्रों के लिए वो राहत भरी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि एक हफ्ते के भीतर नीट परीक्षा का नया शेड्यूल जारी हो जाएगा। खबर है कि बुधवार या फिर गुरुवार से पहले ये घोषित भी कर दिया जाएगा कि परीक्षा आखिर कब होगी। खबर यह भी है कि नए सिरे से परीक्षा करवाने में 2 महीने का समय लग सकता है, यानी कि जुलाई के महीने में नीट की परीक्षा करवाई जा सकती है और परीक्षा का रिजल्ट अगस्त महीने में जारी हो सकता है। यानी कि इस लिहाज से अगर देखा जाए तो नया सेशन शुरू होने में इस बार 1 महीने की देरी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के महोबा में आग ने जमकर तांडव मचाया। ये आग शहर की एक दाल मिल में लगी। आग कैसे लगी ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन आग में लाखों का सामान काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई। आग की चपेट में आने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग इमारत की पहली मंजिल पर लगी और थोड़ी ही देर में उसने भीषण रूप ले लिया, जिसके बाद वहां से काले धुएं का इतना ऊंचा गुबार उठा कि उसने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। बिल्डिंग में लगे एयर कंडीशनर, फर्नीचर और कुछ अन्य सामान जलकर खाक हो गए। आग इतनी भयंकर थी कि बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों ने बाहर भागकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। कुछ ही समय में आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि हादसे के समय बिल्डिंग में ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। कहीं आग लग रही है तो कहीं पर ओले पड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिस्सों में मौसम ने अचानक से करवट ली और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे। बारामूला में भी कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां बारिश के साथ ओलों की बौछार हुई। तेज बारिश के साथ ओले यूं बरसे कि कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया। बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अचानक हुई ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। ओलों की मार ने सेब के बागानों को काफी नुकसान पहुंचाया। खेतों में खड़ी सब्जियों की फसलें भी बुरी तरह प्रभावित हुई। ओले पड़ने के बाद कई गाड़ियां सड़कों पर ही फंस गईं, जिसकी वजह से लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र में बारामती का गोजूबावी गांव एक बार फिर से चर्चा में है। वजह वही, आसमान से जुड़ा हुआ एक और हादसा। ट्रेनिंग उड़ान पर निकला एक एयरक्राफ्ट गांव की सीमा में हादसे का शिकार हो गया। खेतों के बीच कच्ची सड़क, आसपास जमा लोग और बीच में कपड़े से ढका ये 2 सीटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट। रेड बर्ड कंपनी का ये प्लेन उड़ान के दौरान हादसे का शिकार हो गया। राहत की बात ये रही कि ट्रेनी पायलट सुरक्षित बच गया।
और किसी बड़े जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। एयरक्राफ्ट जिस जगह पर रुका उससे ठीक ऊपर बिजली के तार भी दिखाई दे रहे हैं। अगर विमान इससे टकरा जाता तो हादसा भयानक हो सकता था। गोजुबावी गांव के नाम इससे पहले भी प्लेन क्रैश से जुड़ चुका है। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान भी इसी इलाके में हादसे का शिकार हुआ था। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तकनीकी खराबी की वजह से क्रैश हुआ या इसके पीछे कोई दूसरी वजह रही। लुधियाना में लुटेरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। न्यू कीर्ति नगर इलाके में दिन दहाड़े लुटेरे एक महिला का मोबाइल छीनकर फरार हो गए और फिर पूरे इलाके में हल्ला मच गया। महिला लुटेरों के पीछे भागी, लेकिन वो उसे धक्का मारकर बाइक से फरार हो गए। पूरी वारदात को शुरू से देखिए। महिला घर के बाहर बैठकर फोन पर बात कर रही थी, तभी 3 लुटेरे आए। 2 लुटेरे बाइक पर सवार थे और एक फोन पर बात कर रहा था। उसने महिला से पता पूछने का नाटक किया और फिर मोबाइल छीन लिया। महिला ने शोर मचाया, लुटेरे बाइक पर भागने लगे। महिला काफी दूर तक पीछे पीछे भागी, लेकिन लुटेरे उसे गिराकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात लुधियाना के न्यू कीर्ति नगर के घरों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब पुलिस इसी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। यूपी में अपराधियों पर सीएम योगी का हंटर जारी है। गाजियाबाद में एटीएम वैन लूट कांड के 2 बदमाश पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गए। वहीं मेरठ में हत्या और डकैती का फरार इनामी बदमाश मुठभेड़ में मारा गया। 6 बदमाशों ने 6 मई की रात को गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में एटीएम वैन को फायरिंग करके लूट लिया था। पुलिस के मुताबिक बदमाश 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। एक हफ्ते में पुलिस ने बदमाशों की लोकेशन ट्रैक कर ली। पुलिस अपराधियों को धर दबोचने के लिए पहुंची तो मुठभेड़ हो गई और इसी एनकाउंटर में समीर और जुबेर नाम के 2 बदमाश ढेर हो गए। दोनों बदमाशों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ में 4 बदमाश भाग निकले। पुलिस ने एक कार और अवैध हथियार भी जब्त किए हैं। उधर यूपी के मेरठ में भी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहाँ मुठभेड़ में जुबैर नाम के बदमाश को पुलिस ने ढेर किया है। पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। जुबैर पर हत्या, लूट, डकैती समेत करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने 2 पिस्टल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और एक बाइक भी बरामद की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।